तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड की नेक्स्ट क्लास में। आज हम ज्योग्राफी में जानेंगे, लिखा हुआ भी है, ज्वालामुखी के बारे में। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। असल में जब भी हम ज्वालामुखी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सीधे सीधे बता दिया जाता है कि भैया लावा निकलता है, इसमें से कंकड़ पत्थर निकलते हैं और धुआं निकलता है, राख निकलती है और जल वाष्प निकलता है। ये सारी चीज़ें हमें बता दी जाती हैं। दूसरा ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, हमें ये थोड़ी मोटी बातें बता दी जाती हैं। आज थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे और जानेंगे ज्वालामुखी की पूर्ण प्रक्रिया के बारे में। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं ज्वालामुखी। आइए ऐसा समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। और एक तो बच्चे कई बार ऐसे देखते हैं कि बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते, पूरा देखें, अंत तक ना समझ में आए तो बात है, कंप्लीटली समझ में आएगा। आइए देखते हैं एक बार। देखें, ऐसा समझें कि यह आपका एक खेत है, ठीक है, इसके ऊपर आप अनाज बोते हैं, सब चीज़ है, ठीक है। ये नॉर्मल सा एक खेत है, ये एक सरफेस है पृथ्वी जिसके ऊपर हम चल रहे हैं नॉर्मल तरीके से। ऐसा एक सरफेस है जिस पर हम चलते हैं। मैं बिल्कुल आपको ज्वालामुखी की प्रक्रिया बताऊंगा जो कि बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। ये एक भूमि है जिसके ऊपर हम चलते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ये भूमि है जिसके ऊपर हम चलते हैं। भूमि के नीचे हमें क्या मिलता है बच्चों? जल, खनिज, जीवाश्म, न जाने क्या क्या मिलता है। सारी चीजें हमें जमीन के अंदर मिलती हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं असल में। और नीचे है एक हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब किसका हॉटस्पॉट? ये लावा का या मैग्मा का हॉटस्पॉट है। कहाँ? जमीन के अंदर, जो कि होता है। देखेंगे आज मैं पूरे प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करूंगा कि अच्छे से। अब होता क्या है, ये लावा वक्त के साथ साथ ऊपर आने के लिए तरसता रहता है। ऊपर आने के लिए क्या करता रहता है? फोर्स करता रहता है खुद को। कहाँ? ऊपर तरफ आने के लिए। कहीं ना कहीं भूमि पर, समतल भूमि पर या किसी भी ऐसे स्थान पर इसे ऐसा स्थान मिल जाता है जहां पर ये जो परत है ये थोड़ी पतली और कमजोर हो, तो वहां पर ये एक छेद बना लेता है। तो समझते हैं, इस लावे ने ऊपर की तरफ चलने के लिए कोशिश करी इस प्रकार से, ठीक है, और एक नाली सी इनने बनानी शुरू कर दी अपने लिए ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहां आकर इसने एक छेद सा कर दिया, कंप्लीट है। यहां आकर क्या कर दिया है? छेद कर दिया। अब होगा क्या, ये जो लावा है जो भूमि के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, क्या करेगा? बाहर आने की कोशिश करेगा यहां से, इस तरह से। मान लीजिए बाहर आने की क्या कर रहा है? कोशिश करता है, इस तरह से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा लावा जब बाहर आया तो यहाँ पर एक मुख बना, और मुख बनने के साथ यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ। और लावा जब निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। यहाँ से निकलना शुरू हुआ। अब मैं बता दूं, ये भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिड लावा और दूसरा होता है हमारे पास बेसिक लावा। तो जो एसिड लावा होता है ये गाढ़ा होता है बहुत ही। आपने कई बार डिस्कवरी चैनल पर ज्वालामुखी फटते हुए देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, तो बहुत गाढ़ा सा जो हल्के हल्के आगे बढ़ता रहता है वो एसिड लावा होता है। तो जब ये निकलना शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि एकदम से निकला और भंडार सा फूट गया, सारे में हो गया, सब कुछ नहीं। ये हल्के से निकला और थोड़ा सा इधर बहा, थोड़ा सा इधर की तरफ बहा, इस तरह से, ठीक है, बहना शुरू हुआ। और ये बहते जब निकल जाएगा बाहर तो बाहर के वातावरण में आने के बाद ठंडा हो जाएगा। कुछ समय बाद फिर से नीचे से अंदर से लावा निकला। अब फिर से ये ऊपर की तरफ आया छत से, ये फिर और ऊपर आ गया इस तरह से, ठीक है, समझते रहना। ये फिर से जम गया। और ये प्रक्रिया जब चलती रहती है तो एक समय बाद पूरा एक चट्टान, पूरी एक चट्टान सी बन जाती है। किसकी? लावा की, ठीक है। ये बाहर निकलता रहता है और सूखता रहता है, ठीक है, बाहर निकलता रहता है और क्या करता रहता है? सूखता रहता है। और इस प्रकार से एक चट्टान से आपके सामने पूरी बन जाती है। किसकी? ज्वालामुखी की। देखिए ज्वालामुखी, मेरा ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पर समझेंगे। ज्वालामुखी ऐसे नहीं कि बचपन से ही इतना बड़ा पर्वत सा हो, ये धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, लावा निकला जम गया, लावा निकला जम गया। तो ऐसे करते करते क्या होता है? दोनों तरफ जमता रहता है, दोनों तरफ इस तरह जमता रहता है और एक समय के बाद एक पूरी चट्टान तैयार हो जाती है जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत भी कह देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपने इसमें कुछ शब्दावली सुनी होगी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से सबसे अधिक मात्रा में गैसें और जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प मतलब कि भाप। अब सबसे अधिक मात्रा में भाप निकलती है, आपने पढ़ा होगा। इसमें से जो भाप निकलती है, समझेंगे, भाप या फिर जलवाष्प कह देता हूं मैं सीधे सीधे। जल वाष्प जो निकलती है वो 60 से 90% तक हो सकती है। कितनी?
60 से 90%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इतनी सारी भाप देखिए समझेंगे, आपने सुना होगा कि स्टीम इंजन चले थे सबसे पहले, जो भाप से इंजन चला करता था या चला था रेल का, आपको मालूम होगा उसकी पूरी कहानी। तो देखिए जब धरती में जो नीचे पानी है, नमी है, वहाँ से गर्म लावा क्या करता है, उसे भाप के रूप में बना देता है, ठीक है, स्टीम के रूप में। अब स्टीम इतनी पावरफुल होती है कि वो ऊपर की तरफ क्या मारती है, प्रेशर मारती है, और जहां भी भूमि कमजोर होती है तो वहां पर एक छिद्र बना देती है, वहां से लावा निकलना शुरू हो जाता है, पर साथ में क्या निकलेगी, भाप भी निकलेगी ही निकलेगी। आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। तो जब साथ में भाप निकली, लावा निकला, लावा क्या हुआ, जमता शुरू हो गया, और एक समय के बाद तो पूरा एक विशालकाय क्या तैयार हो गया, ज्वालामुखी पर्वत तैयार हो जाता है। तो आई होप सो एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया। ये जो एक रास्ता इसका बनता है लावा का आने जाने का सिर्फ जाने का रास्ता जो बनता है, इसे ज्वालामुखी पाइप कहते हैं, ज्वालामुखी पाइप, ठीक है। इससे क्या होता है, लावा बाहर की तरफ आता है, जल वाष्प आता है, गैसें आती हैं और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बाहर से आती हैं। और जो ये इसका मुख है, ये जो इसका मुख होता है, इसे कहा जाता है ज्वालामुखी क्रेटर। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रेटर, ये इसका मुख है। अब आपको थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा समझ में आया होगा। अब देखिए इसके मुख से कितनी चीजें बाहर आ रही है। पहला तो जल वाष्प बाहर आ रहा है, साथ ही साथ में यहाँ से बहुत सारी गैसें बाहर आती हैं। गैसों का वर्णन हम बाद में करेंगे, कौन कौन सी गैसें आती हैं। फिलहाल थोड़ा बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो गैसें भी बाहर आती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे हटा देते हैं, ज्वालामुखी जो लिखा हुआ है ना, समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके मुख से कुछ ऐसी चीजें बाहर आएंगी, देखिए ये आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, छोटे छोटे पत्थर टाइप के, या फिर छोटे छोटे पत्थर बना देते हैं इस तरह से हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि अंडे की साइज के कंचे खेले होंगे आप लोगों ने बचपन से। इन्हें कहते हैं एरियल बम। क्या कहे जाते हैं ये, एरियल बम। होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटी, गैस निकली, जल वाष्प निकला मुख के द्वार से, तो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं और जाकर आस पड़ोस की बस्तियों में, खेतों में या अन्य स्थानों पर जाकर गिरते हैं। मैं आपको बता दूं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अपने चरम पर विस्फोट होता है, उस समय ये यातायात को भी बंधित कर देता है। यातायात मतलब इसके आसपास से, इसके ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं गुजरेगा उस वक्त, ये पूरी तरह से बंधित कर देता है। पूरे आसमान में धुआं छा जाता है, उस क्षेत्र में अंधेरा सा छा जाता है, उस पूरे इलाके में जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट बड़ी मात्रा में हो जाता है। जब स्टार्टिंग में छिद्र था उस समय इतना नहीं हो सकता, लेकिन जब एक बार विशालकाय हो जाता है उस समय के बाद ये बहुत तेजी से ऐसे बनना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक आपको जो प्रोसेस है इसका वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या इसके अंदर है और ये कैसे काम कर रहा है आपका ज्वालामुखी। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर जहां तक है समझ में आया होगा। देखिए जो परिभाषा है, परिभाषा के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग, आज मैं आपको कुछ भी प्रोजेक्टर से या फिर डिस्प्ले पे ऐसे नहीं दिखाने वाला हूँ। आज मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा बिल्कुल ग्राउंड बेस पर आपको सिखाने की कोशिश की जाए कि समझ में आए। तो हमें समझ में आया कि ज्वाला एक समतल जगह है, नीचे सब कुछ है, लावा वगैरह सब है, उसने पानी के साथ सक्रिय करके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करा और एक छिद्र से बाहर आया, धीरे धीरे होते होते ज्वालामुखी पर्वत बन गया और ये पूरी ज्वालामुखी एक क्या हो गई, आपके सामने तैयार हो गई है। देखिए ज्वालामुखी के क्रिया के दो रूप होते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं ज्वालामुखी क्रिया के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं समझते हैं। देखिए ज्वालामुखी ऊपर की तरफ तो हो गई, जो हमने सीख लिया पहला रूप। दूसरा रूप होता है ज्वालामुखी की जो दूसरी क्रिया होती है वो धरती के नीचे होती है, उस सरफेस से इस सरफेस से क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, जो पिछली क्लास में हम थोड़ा सा समझ भी चुके हैं, बल्कि काफी अच्छे से एक इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझा था। मैं अपना चित्र नहीं मिटा रहा हूँ, सामने डिस्प्ले पे चित्र है, देखेंगे ज्वालामुखी के नीचे की क्रिया, जहां पर हमारे पास डाइक जैसी चीजें, लैखोलित, सिल जैसी चीजें बन जाती हैं, तो ये भी ज्वालामुखी की एक क्रिया होती है जो कि संपन्न होती है। बात समझ में आ रही होगी, सब शब्द आपने सुने होंगे और इन्हें याद भी रखना अपना कर्तव्य है। दूसरा, क्या ज्वालामुखी सिर्फ सीधा ऊपर जो उसका मुख है वहां से ही हमेशा विस्फोट होगा, वहां से ही लावा निकलेगा, वहां से गैस निकलेंगी? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लेते हैं अगर ये वाला एरिया, यहाँ का धरातल या यहाँ का स्थान थोड़ा सा कमजोर है और यहाँ से गैस निकल सकती है, तो यहाँ इस नाली से यहाँ को भी क्या होगा, एक रास्ता बन जाएगा और यहाँ भी एक छोटा सा मुख बन जाएगा और यहाँ से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? जरूरी नहीं कि सीधा ही चले, हमेशा मोस्टली चलता है वो एक अलग बात है, पर ये कहीं से भी अपना रास्ता बना सकता है।
पर हमने अक्सर देखा है जो हमारी ज्वालामुखी है ये किसी ऐसे स्थान पर मौजूद नहीं है जिस स्थान पर आम जनता रहती हो। अधिकतर ये प्रशांत महासागर के आसपास या महासागरों के आसपास हमें भूमि पर मिलती है। उसके दो कारण हैं, एक तो वहाँ पानी अच्छी मात्रा में होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था जब हमने भूप्रपट्टी को पढ़ा था तो भूप्रपट्टी महासागर में क्या होती है, कम होती है उसकी मोटाई, और महाद्वीपों पर कैसी होती है, अधिक होती है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में थोड़ी सी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। जरूरी नहीं है सीधा चले, ये दूसरा पाइप कहीं और को भी बन सकता है और यहाँ से भी यही सेम प्रक्रिया आपके सामने हो सकती है। चलिए अगले ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने जाना ज्वालामुखी से कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो हमने यहाँ ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 श्रेणी में बांट रखा है। पहले नंबर पर आता है हमारा गैस और जलवाष्प, दूसरे नंबर पर आता है विखंडित पदार्थ और तीसरे नंबर पर आता है लावा। ठीक है, समझ लेते हैं। जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं, इन पदार्थों को हमने 3 भागों में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 भागों में बांट रखा है। पहले भाग में हमें क्या प्राप्त होगा, जलवाष्प और गैस। दूसरे भाग में हमें प्राप्त होगा, देखिए पहले भाग में सिर्फ जल वाष्प गैस, दूसरे भाग में विखंडित पदार्थ और तीसरे भाग में हमें प्राप्त होगा लावा। आइए समझ लेते हैं, जल वाष्प से कहानी को शुरू करते हैं। जो हमें जल वाष्प मिलता है, जो हमारा जल वाष्प होगा, जैसे कि अभी हमने पता कर ही लिया है, ज्वालामुखी कुछ ऐसा सा है, ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने के कारण समझेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ जैसे निकलेगा तो क्या निकलेगा, जल वाष्प। क्यों निकलता है जल वाष्प, आज हमने ये भी जाना। सबसे ज़्यादा निकलता है हम जानते थे, पर क्यों निकलता है ये भी हमने जाना। तो कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, 60 से 90% तक क्या होगा, सिर्फ जल वाष्प होगा और साथ में क्या होंगी, कुछ गैसें होंगी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें जो गैसें निकलती हैं वो सर वो गैसें होती कौन कौन सी हैं। मैं आपको बता दूं, ये होती है CO2, ये होती है आपकी नाइट्रोजन, CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुख्य गैसें हैं जो आपकी वोल्केनो से या फिर ज्वालामुखी से बाहर आती हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ के बारे में, जलवाष्प और गैस के बारे में जाना। ये दोनों चीजें हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे अच्छी मात्रा में। गैसें और भी निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके अंदर से निकलती है, पर मुख्य गैसें यही हैं जिनसे एग्जाम में मुख्यतः क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा कि विखंडित पदार्थ। देखिए विखंडित पदार्थ की हमने बात करी भी थी अभी कि जो एरियन बम होते हैं, जो कि हमें दिखते हैं छोटे कणों के रूप में, छोटे पत्थरों के रूप में बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, हमारे विखंडित पदार्थ में आ जाते हैं। इसके अंदर धूल के कण, राख, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। छोटे पत्थर, राख, धूल कण, ये सब क्या होता है, ये विखंडित पदार्थ में निकलते हैं, जो कि टूट फूट कर ज्वालामुखी से बाहर की ओर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके काफी परेशानी का सामना करवा देते हैं अगर उस क्षेत्र में कोई रह रहा होता है तो। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास लावा। लावा की हम बात जान चुके हैं कि लावा कितने प्रकार का निकलता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के अंदर से, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसिड लावा और दूसरा होता है बेसिक। एक होता है एसिड लावा और दूसरा होता है बेसिक। क्योंकि मैंने बताया था एसिड लावा क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है और चिपचिपा भी होता है, जो कि बाहर निकलता है और ज्वालामुखी को पर्वत के शेप में बनाने में, एक कोन जैसा बनाने में सहायता करता है। और जो कि आपका बेसिक होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है और ये बहता चला जाता है थोड़े से फ्लो के साथ। तो पदार्थ जो कि ज्वालामुखी से बाहर आते हैं, ये हैं वो इंपोर्टेंट आपके पदार्थ। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। उद्गार अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। उद्गार अवधि का मतलब है कि 3 प्रकार की ज्वालामुखी हमारे पास पाई जाती हैं। पहली ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिससे कभी भी विस्फोट हो सकता है और वो सक्रिय अवस्था में है और उसमें विस्फोट होता रहता है टाइम टू टाइम।
दूसरी होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक ऐसा ज्वालामुखी जो एक लंबे समय से उसमें विस्फोट नहीं हुआ है पर कभी भी हो सकता है। तीसरी होती है हमारे पास शांत ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें कई हजार वर्षों से उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ और आगे भी कोई विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। तो एक बार इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उद्गार की अवधि के हिसाब से अगर हम बात करते हैं उद्गार अवधि के हिसाब से, तो हमारे पास कितने प्रकार की ज्वालामुखी हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार की। ठीक है, इन 3 प्रकार की ज्वालामुखियों में से कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आती है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे नंबर पर आती है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरे नंबर पर आती है प्यारे बच्चों शांत ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये ऐसी ज्वालामुखी की बात हो रही है जो हमेशा एक्टिव फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है प्यारे बच्चों? एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म का मतलब है इसमें टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? विस्फोट होता रहता है। और इस समय माना जाए तो लगभग 500 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा ये जो हमारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी हैं? अगर हम बात करें तो इटली का एटना और स्ट्रोम वैली सबसे ज्यादा फेमस ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कि इसमें सहायताबंद है। अभी इन सब की आपको लिस्ट मिलेगी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, प्रसुप्त कौन से हैं और शांत कौन से हैं। फिलहाल इनकी क्रिया को समझ लेते हैं। तो ये कैसी है? सक्रिय, जो कि इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है और टाइम टू टाइम विस्फोट होता रहता है। दूसरे नंबर पर आती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें एक थोड़े से लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है परंतु विस्फोट कभी भी हो सकता है, ये ऐसी ज्वालामुखी होती है। तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास फिर से शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जिसमें ना तो कोई विस्फोट हुआ है और ना ही कोई विस्फोट फिलहाल होने की कोई आशंका जताई जाती है। आइए एक बार इनकी लिस्ट देख लेते हैं जो कि बताएंगे कि कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी हैं और कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं और कौन सी हमारे पास शांत ज्वालामुखी है। तो जान लेते हैं लिस्ट वाइज कि कौन सा ज्वालामुखी कितना है। गिनती संख्या देखिए और भी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य है हम उनकी बातें कर लेते हैं। यह है सक्रिय ज्वालामुखी के नाम, यह है प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम और यह है शांत ज्वालामुखी के नाम। आइए, पहला नाम है इटली। इटली में है, क्या नाम है? एटना। दूसरा भी इटली में ही पड़ता है, इसका नाम है स्ट्रोम्बोली। देखिए एटना, स्ट्रोम्बोली, किलायू, समेरू या लंगीलो एवं बागना, ये कैसे ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें समय टाइम टू टाइम विस्फोट होता रहता है। ये सब कहाँ कहाँ पर है? यह हवाई द्वीप यूएसए। किलायू क्या है? हवा ज्वालामुखी का नाम है जो कि सक्रिय है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी उसका नाम है समेरू, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पापुआ न्यू गिनी, इसमें है लंगीलो और बांगना, 2 ज्वालामुखी हैं जो कि सक्रिय हैं। देखिए ज्वालामुखी की गिनती और भी बहुत ज्यादा है परंतु ये मुख्य में से है। आगे पढ़ते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त में कौन सी आएंगी? देखिए भूमध्य सागर में है विसुवियस। देखिए नाम से याद रखना, विसुवियस कैसा ज्वालामुखी है प्यारे बच्चों? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी। हमसे पूछा है स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना कैसा है? सक्रिय है। समेरू कैसा है? सक्रिय है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। बहुत सारी चीजें याद करनी है। विसुवियस कैसा ज्वालामुखी है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एक है सुंडा जल डमरू में, ये कौन सा है? क्राकाटोवा। ठीक है ना, क्राकाटोवा कैसा ज्वालामुखी है आपका? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? सुंडा जल डमरू में। अगला है जापान में, ये सबसे ज्यादा सुना हुआ है, ये भी प्रसुप्त है। क्या नाम है इसका? फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये भी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक है फिलीपींस में, इसका क्या नाम है? मेयन ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी भी हमारा कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि ईरान में है देमवन ज्वालामुखी कैसा है? शांत ज्वालामुखी है हमारे पास। अगला है म्यांमार में, क्या नाम है? पोपा ज्वालामुखी। कैसा है प्यारे बच्चों? शांत है। ये आजकल एग्जाम में काफी ट्रेंड में बना हुआ पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में। एक है अफ्रीका में किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है हमारे लिए? ये भी एक शांत ज्वालामुखी है। देखिए कुछ इसी की प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी से उद्गार हुआ, लावा बाहर निकला, सारी प्रक्रिया हुई, तो एक अंत की प्रक्रिया और है जिसे हम जान लेते हैं। उसके बाद इसमें कुछ वन लाइनर आपको देखने के लिए मिलेंगे, उन्हें भी देखेंगे। और अगली इसकी क्लास होगी ज्वालामुखी से रिलेटेड, जिसके अंदर 50 के आसपास एमसीक्यू होंगे, जिससे कि कुछ भी छूटे ना। अगर एक बार आपने इस तरीके से चैप्टर को तैयार कर लिया तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए एक शब्द होता है ग्रेसर। कैसा शब्द है? ग्रेसर। देखिए ग्रेसर होता क्या है? किसी छिद्र या दरार से लगातार या फिर
कुछ देर में या इस प्रकार से क्या निकलता रहता है, इसमें से जल निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है दरारों से या सुराखों से होकर, जल और जल वाष्प निकलता रहता है और ये कुछ एक फुहारे की तरह फूटता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है। समझ रहे हैं ना, कोई दरार होगी या कोई छिद्र होगा तो उसमें से क्या करेगा, ये बहुत ऊंचाई तक ऐसे फुहारे जैसे छूटता रहेगा ऐसा। ये पानी गर्म होता है, मैं आपको पहले बता दें। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर है और ये यूएसए के एक पार्क में स्थित भी है। ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए के एक पार्क में स्थित है। इसके कहते हैं ग्लेशियर कहते हैं, किसी एक छिद्र से ये एक दरार से लगातार पानी का बहुत तेजी के फुहारे के साथ फूटना या निकलते रहना लगातार, ये ग्लेशियर कहलाता है। तो ये जब ज्वालामुखी शांत होने की प्रक्रिया में आती है तो उसके एंड में एक आता है धुआंरो, धुआंरे। ठीक है, एक लास्ट है ये धुआंरे। धुआंरे क्या होता है, ये ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था का प्रतीक है। इसमें से लगातार गैस और जल वाष्प दोनों चीजें, कैसा, गैस और जल वाष्प लगातार निकलते रहते हैं। धुआंरो कैसी प्रक्रिया है, किसी भी ज्वालामुखी के शांत होने की प्रक्रिया या फिर अंतिम चरण की प्रक्रिया है। देखिए दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या है, ये लगातार निकलता रहता है और प्रेशर के साथ निकलता है ग्लेशियर। ठीक है ना, ये कहाँ पर मौजूद है, यूएसए के येलोस्टोन, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। ठीक है ना, वहां पर ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, हर एक मिनट बाद 5 मिनट बाद, इस प्रकार से प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक फुहारे के जैसा गर्म पानी इसमें से लगातार निकलता रहता है। तो दो आखिरी के शब्द थे ग्लेशियर और धुआंरो। इसी के बाद हम देखेंगे इसके अंदर कुछ वन लाइनर को। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो निकलता है जल वाष्प H2O। सबसे ज्यादा क्या निकलता है, जल वाष्प H2O। थ्योरिकल में हम ये पढ़ चुके हैं, अभी हम वन लाइनर देख रहे हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सी, देखिए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार नहीं होगा, यह एकांगुआ 6960 मीटर ऊंचाई पर एंडीज पर्वत पर यह मौजूद है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचाई पर एकांगुआ, कितनी ऊंचाई 6960 मीटर, और कौन सा पर्वत, एंडीज पर्वत। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है, यह है मोना लोवा। मोना लोवा कहाँ है, हवाई द्वीप पर, याद रखेंगे मोना लोवा सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ, हवाई द्वीप। सौरमंडल का ज्ञात, देखिए यह बात हो रही है पृथ्वी की, अब बात हो रही है सौरमंडल की। सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, यह ओलंपस मोन्स, कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर मौजूद है। याद रखना, ये पृथ्वी की बात है, ये ब्रह्मांड की बात हो रही है, सौरमंडल की बात हो रही है। इसकी बात कल भी हुई थी। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है, यूएसए। येलोस्टोन पार्क वही है जहां पर गाजर फूटता है, फुहारा से निकलता रहता है गर्म पानी का। याद कीजिए, कल बताया, सॉरी आज बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए अब बात हो रही है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में आता है किलायू, अभी आपने लिस्ट पढ़ी थी इसकी। एक आता है माउंट एंटना, फिर आता है पिटनडीला और फोरनेस। ये आपके संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से छोटी सी लिस्ट है। आगे है पिनाटुबो ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा कौन से ज्वालामुखी को प्रदान किया गया है, यह स्ट्रोम्बोली। देखिए अभी बात हुई थी स्ट्रोम्बोली की, बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। कहाँ है ये, इटली में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा और किस देश में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, यह कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, वो है अंटार्कटिका। इसमें केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, कहां पर है, माउंट इरेबस। किस ज्वालामुखी परिकमेला का अग्नि विलय की संज्ञा प्रदान की गई है, यह है प्रशांत महासागर के परिकमेला। देखिए जो इसकी संज्ञा दी गई है वही इसका नाम है, तो इसमें ज्यादा परेशानी बच्चों को होती नहीं है, परिमेखला। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। देखिए एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, और यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर यह है ओजस डेल सालाडो, ओजस डेल सालाडो 6885 मीटर एंडीज
पर्वत पर, चिली और अर्जेंटीना देश में ये पड़ती है। तो सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। तो ये थे आपके कुछ वन लाइनर। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इसी में, जो हम समझेंगे जहां पर इसके MCQ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।